तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल यादव सीखेंगे ज़रूर चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको राजस्थान बोर्ड 10वीं 11वीं 12वीं जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हैं उन सभी की अपडेट और लेटेस्ट आपके लिए न्यूज़ लाता रहता हूं। आज इसी प्रकार से मैं आपको इस चैनल के माध्यम से 2020 बोर्ड परीक्षा के टॉपर की कॉपी लेकर आया हूं। जब आपका कंप्लीट सिलेबस हुआ करता था, 2021 में परीक्षा नहीं लगी थी और 2022 के अंदर आपको पता है 70% सिलेबस था। तो आज आप खुद देखें, जिस बच्चे ने ये सोच रखा है कि मुझे 100 में से 100 अंक लाने हैं फिजिक्स में, तो उसे किस तरीके से पेपर को करना है ताकि वो 100 में से 100 अंक को ला सके। ऐसे ही आज मैं 2020 राजस्थान बोर्ड के टॉपर की कॉपी को लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेहद ही कारगर साबित होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जब भी हमारे चैनल से प्राप्त हो। हम अपने चैनल के माध्यम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी करवा रहे हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज भी चालू है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ प्राप्त होती रहें, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो ज़्यादा समय को ना गवाते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। ये 2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आप जैसे देख सकते हो ये कॉपी है, ठीक है। तो देखो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आप देख सकते हो, ये इसका पहला पेज है। यहाँ पर हमने देखो प्राइवेसी के तौर पर नंबर को हटा दिया गया है। हालांकि इस बच्चे के 100 में से 100 अंक थे और ये राजस्थान बोर्ड का टॉपर था। आपको खुद पता लग जाएगा कि इसे टॉपर किस लिए कहा जा रहा है। ये देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पहला पेज है। उसके बाद ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, देखो डेट लिखी हुई है फिजिक्स फ्राइडे 13/3/2020 को। आप जाके देख सकते हैं टाइम टेबल में, फ्राइडे को 13/3/2020 को परीक्षा लगी थी फिजिक्स की, अंग्रेजी माध्यम की। हालांकि ये कॉपी है, ठीक है, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको पता लग जाएगा। हिंदी माध्यम की कॉपी है, इसने अंग्रेजी माध्यम पे यहाँ टिक गलत कर रखा है। अब आप देख सकते हैं जैसे इसने, देखो कई कहते हैं कि हमें स्टार्टिंग से क्वेश्चन करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। सही क्वेश्चन करना ज़रूरी है, स्टार्टिंग से क्वेश्चन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका प्रूफ भी आप इसमें से देख लेंगे। कई कहते हैं कि शुरू से करें तो ही नंबर है। तो ये देखो इसने सबसे लास्ट में सेक्शन जो डी है यानी दे उठाया है, जिसमें आपका क्वेश्चन आया था 2020 में, तरंगार्ग किसे कहते हैं और हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या करनी थी। तो ये देख सकते हैं इसने किस तरीके से लिखा है। इसकी कॉपी में कहीं पर भी आपको गलती देखने को नहीं मिलेगी। देखो किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट इसने बात करी है, ठीक है। इस तरीके से आप देखिए, इसने सबसे पहले हाइगेन के तरंगार को परिभाषित किया, फिर हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन को व्याख्या किया। देखो लास्ट में इसने ये अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम है और इसने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू N2 अपॉन में N1, ठीक है, आवर्ती के रूप में लिख लिया। उसके बाद इसमें जो क्वेश्चन आया था 29वां, RBSc बोर्ड में हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली थी, अब नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो था हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली पर आया था। तो देखो इस बच्चे ने हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली को लेकर भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 29वां क्वेश्चन है, ये भी 4 नंबर का आया था। तो इसने पूरे हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है और मैथमेटिकली जहाँ आवश्यक है वहाँ इसने थ्योरी लिखी है और मैथमेटिकली देखो किस तरीके से हर एक चीज़ को जो भी इसने प्रूफ किया है। हेल्महोल्ट्ज़ वाला कुंडली वाला क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखो विद्युत विभव वाला क्वेश्चन आया था, विद्युत विभव की परिभाषा लिखनी थी और उसके बाद विद्युत विभव के निरक्ष से परे किसी बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करी थी। ये भी 28वां क्वेश्चन था और ये देखो इसने किस तरीके से ये इसका सॉल्यूशन किया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने ये सॉल्यूशन किया है, पूरा कंप्लीट इसने प्रूफ किया है। ये देखो हर एक कंडीशन भी लगाई है। उसके बाद इसने फाइनली कहीं पर भी आपको गलती देखने को नहीं मिलेगी और देखो किस तरीके से इस बच्चे ने काम किया है। स्थिति भी देखो इसने इसमें लिखी है कि अक्षीय बिंदु पर अगर अपने निकालें तो क्या होगा और निरक्षीय पर निकालें तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो वी निरक्षीय पर इसने 0 है। उसके बाद 27वां क्वेश्चन था, पीएन संधि डायोड पर आया था। पीएन संधि डायोड की आपको क्रियाविधि लिखनी और जिसमें जेनर डायोड को आपको समझाना था और ये बताना था कि जेनर डायोड वोल्टा के नियमन में किस तरीके से कार्य करता है। तो देखो इसने जेनर डायोड, देखो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, जब पीएन संधि डायोड पूछा उसने हेडिंग डाल के लिखा। ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालनी है और आप नीले पेन से लिख सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आंसर उसमें आप अंडरलाइन कीजिए। देखो देखो इसने लिख रखा है, जैसे परमाणु स्तर के नीचे अंडरलाइन है, संपर्क तल पे अंडरलाइन इसने कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, ठीक है, जैसे इसने अंडरलाइन करा है। और देखो इसने जहाँ पर भी ये परिभाषा खत्म हुई है, जैसे ये परिपथ में वोल्टा नियमन का कार्य करते हैं, तो वोल्टा नियमन के अंदर इसने अंडरलाइन करी हुई है।
ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। फिर इसने क्रिया विधि लिखी है, उसके बाद इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये इसने इसका जवाब दिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 25 जो है, इसमें आयताकार कुंडली के घूर्णन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। इसने पहले डायग्राम बनाया है, उसके बाद इसने क्या किया है, इसमें जो भी एप्लीकेशन है उसको देखो प्रूफ किया है, और डी ब्रोगली की परिकल्पना से आपको ये सिद्ध करना था, तो ये इसने सिद्ध किया है। ठीक है, ये पेज थोड़े से ऊपर नीचे है, तो देखो ये पेज ऊपर नीचे हो गए हैं, बाकी आप कॉपी देख सकते हैं। डी ब्रोगली की परिकल्पना से क्वांटम प्रतिबंध की व्याख्या करनी है। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा पेज नंबर ऊपर नीचे हो गए हैं कुंडली का, बाकी आप देख लेंगे समझ जाएंगे। उसके बाद देखो खंड ब इसने किया है, खंड ब की अगर अपने बात करते हैं, ठीक है, खंड ब की अगर अपने बात करें, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए खंड ब के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसने देखो एम की वैल्यू निकाली है, मॉड्यूलेशन निकाला था इसने ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम, और इस तरीके से इसने, ठीक है। उसके बाद देखो नेज अर्धचालक, नेज अर्धचालक आया था, नेज अर्धचालक किसे कहते हैं, और देखो इसने एग्जाम्पल भी लिखा है नेज अर्धचालक, और इसने संख्या का अनुपात बताया है 1:10⁸। ठीक है, कि भाई किस तरीके का कितना अनुपात में हम कितने परमाणुओं के मिला सकते हैं इसमें। ठीक है, 10⁸ परमाणु में हमें एक परमाणु मिलाना होता है। एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। फिर देखो अपद्रव्य अर्धचालक है, तो उसकी भी हेडिंग डालिए, आप हेडिंग ब्लैक पेन से डालिए, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए। इस कॉपी से आप ये सीखिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आप अंडरलाइन कीजिए, और हेडिंग आप ब्लैक पेन से, और एग्जाम्पल जरूर लिखिए। देखो ये हर चीज़ का बच्चे ने इसने एग्जाम्पल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो अल्फा शे है, अल्फा शे को किस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया, और सारा उसने अलग से डिफाइन किया है। न्यूमेरिकल जब इसने किए हैं, तो न्यूमेरिकल में इसने कहीं गलती नहीं करी, काटा पीटी, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल के अंदर सबसे चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि न्यूमेरिकल के अंदर आपने क्या करना है, जो भी कैलकुलेशन है वो आपको पीछे बैक साइड में पेज में कर लेनी है, कॉपी पे बिल्कुल आपको साफ़ सुथरी वैल्यूज़ रखनी है। ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद अगर अपने बात करते हैं आगे, देखो न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत नहीं है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करनी थी तरंग सिद्धांत के आधार पर। इसमें पूछा था कि भाई क्या कारण था कि वो तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। तो देखो इसने पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं, और देखो अंतर आया, जब भी अंतर आए तो देखो किस तरीके से एक तरफ व्यतिकरण और एक तरफ विवर्तन। हेडिंग आप ब्लैक पेन से डालें, और कोशिश ये करें कि हेडिंग थोड़ी बड़ी डालें। ठीक है, और पॉइंट टू पॉइंट अंतर देखें। उसके बाद आप इसके न्यूमेरिकल को देखो, न्यूमेरिकल में कहीं पर भी इसने कैलकुलेशन मेन कॉपी पे नहीं की है। ठीक है, ये कैलकुलेशन, इस सभी की कैलकुलेशन जो है इसने क्या है बैक साइड में की है। उसके बाद देखो 17वां क्वेश्चन आया था, 2 दड़ चुंबक वाले के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, किस तरीके से देखो ये 17वें क्वेश्चन का देखो। उसके बाद देखो किरचॉफ का नियम है, तो किरचॉफ का नियम देखो, एक तो इसने दूसरा नियम पूछा था, वोल्टा का नियम है, सिग्मा V = 0। किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, ये भी ध्यान में रखना। उसके बाद देखो 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए आया था विभवमापी से। एक सेकेंड, 2 सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए आया था, तो ये देख सके हैं 2 सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए क्वेश्चन था, और इसमें केवल परिपथ चित्र बनाना था, और ये परिपथ चित्र बनाया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में न्यूमेरिकल आया था, तो देखो न्यूमेरिकल में इसने बस इसके लास्ट में सॉल्यूशन जो है इसका आंसर गलत आ गया था। ठीक है, क्योंकि 21.80 में थोड़ा सा कैलकुलेशन में आंसर गलत आया है, इसका आधा नंबर कटा था, लेकिन इसका जो मेन एग्जाम है वो पूरे 100 नंबर थे। ठीक है, क्योंकि आधा नंबर कटा वो पूरे नंबर मिल गए। और देखो यहाँ पर ये न्यूमेरिकल भी आया था, तो देखो इसके ऊपर भी इसने बहुत ही सिंपली तरीके से खंड ए में एक नंबर के क्वेश्चन आगे नैनो तकनीक की परिभाषा पूछी थी। अब तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो नैनो तकनीक का आया था। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है, कितने तरीके से इसने किया हर एक पॉइंट पे। शीतलक का कार्य, मतलब इस कॉपी की खास बात ये है कि इसने हेडिंग ब्लैक पेन से डाली, डायग्राम पर विशेष तौर पर ध्यान दिया, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके नीचे इसने अंडरलाइन करी है। ये भी आपको करना है, मतलब आप ये देख सकते हो इन सभी छोटे क्वेश्चन में इसने इंपॉर्टेंट चीज़ों पे सभी पे अंडरलाइन किया है। ठीक है, कहीं पर भी इसने गलती नहीं की, और लास्ट में कैलकुलेशन वगैरह है तो ये लास्ट पेज में करिए। अगर मेरे द्वारा आप इस कॉपी से या इससे मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हैं, आपको इससे कुछ जानकारी मिली, आपको कुछ सीखने को मिला, ये बोर्ड की कॉपी इसलिए मैंने यहाँ पर डाली है, इसलिए मैंने मेहनत करके सर्च करके आपके लिए कंटेंट तैयार किया, ताकि आपको पता लग जाए कि बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से पेपर हमें करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले सकें और एक अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। मेरा उद्देश्य केवल आपकी भलाई के लिए नित्य कार्य करना है, इसलिए अगर मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बनाया गया है, आपको सुविधा देने के लिए बनाया गया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे द्वारा की जाने वाली मेहनत का आप फ़ायदा उठाते रहिए। ओके, सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।